आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। जिस निर्ममता से हर्षा की हत्या की गई उसमें अब तक 6 लोगों की पहचान हुई है। रियाज, नदीम, मुजाहिद, आसिफ, कासिफ और रेहान। कासिफ इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये घटना घटित हुई, उसके बाद ट्विटर पे ट्रेंड भी रहा। 2 दिन से ज्यादा याद भी नहीं रखा जाएगा। और इस संविधान में इतने अनुच्छेद हैं कि अपराधी किसी न किसी छेद से बाहर निकल जाता है। अब इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही है और 2-3 घटनाएं इंपॉर्टेंट है जो हर किसी को जानना जरूरी है। जिस हर्षा की निर्मम हत्या हुई है वो बजरंग दल का सक्रिय कार्यकर्ता था। जब बजरंग दल का कार्यकर्ता था तो बीजेपी का भी सक्रिय कार्यकर्ता रहा होगा और था भी। हमेशा मोदी जी का गुणगान करता होता था, लेकिन मोदी जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उम्मीद किन लोगों से किया जा रहा है? जो अपराधी गिरोह है, जो कि अपने लोगों के लिए वो छाती भी पीटते हैं, मोमबत्तियां भी जलाते हैं, प्लेक कार्ड भी लेकर खड़े हो जाते हैं। अब वो उम्मीद उन्हीं से किया जा रहा है जो हर्षा की मौत का समर्थन कर रहे हैं। कुछ खुलेआम बोल रहे, कुछ अंदरूनी तौर पर उसका समर्थन कर रहा है। जिस हिंदूवादी पार्टी के लिए ये सब कुछ किया, उस हिंदूवादी पार्टी के नेताओं का जो प्रतिक्रिया रहा वाकई शर्मनाक है। बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष, सबको पता है कि किसने मारा, उनका वो नाम भी नहीं ले पाए, उनके मजहब का भी जिक्र नहीं कर पाए। मामला पूरा का पूरा मजहबी है। BL संतोष ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने एंटी नेशनल फोर्सेस और एंटी हिंदू फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का जिक्र किया। इसमें देश विरोधी तत्वों का कहां से सवाल आ जाता है? ये खुलेआम बोलना चाहिए था कि मजहबी लोगों ने किया। दूसरे सुनील देवधर, ये संगठन में बहुत अच्छा काम करते हैं। त्रिपुरा में जब बीजेपी की जीत हुई तो इन्हें बड़ा क्रेडिट उसका दिया जाता है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर्षा की मौत के बाद हिंदू एकजुट होगा। मतलब जिंदा हिंदू लाख का, मरा हिंदू 1.25 लाख का। बीजेपी की यही नीति है। उसकी मौत से ज्यादा इन्हें हिंदुओं की एकजुटता का सवाल है। वो एकजुट होकर क्या करेगा? जुमला पार्टी को वोट करेगा। लेकिन इस पार्टी में भी कुछ लोग हैं जिनकी जमीर जिंदा है। वो है प्रताप सिम्हा। उन्होंने सवाल खड़े किए कि आज शर्म आ रही है ये कहते हुए कि बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी इस तरह की गतिविधि हो रही है। अगर SDPI और PFI को पहले बैन कर दिया गया होता तो ये हालात देखने को नहीं मिलते। आज भी अगर हम ये कहेंगे कि हम PFI और SDPI के ऊपर बैन करेंगे और जो दोषी है उनको हम पकड़ेंगे तो हमारी बातों पर कौन भरोसा करेगा? क्या उन लोगों ने इसी चीज के लिए प्रचार प्रसार करके हमें सत्ता दी कि हम उन्हीं के साथ न्याय ना दिला पाए और आज भी हम उनकी निंदा करें? इनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो तेलंगाना में बलात्कार के आरोपियों के साथ पुलिस ने किया था। लेकिन जब बात SDPI और PFI की है तो ये एक गंभीर सवाल है जो कि पहले केरल से ऑपरेट होता था, धीरे धीरे उसका गढ़ कर्नाटका में भी बन गया, पश्चिम बंगाल में भी वो सैन्याभ्यास कर रहा है, राजस्थान के कोटा में वो रैली निकाल रहा है। तो इनका इतना प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है? अब आप फिर कहेंगे कि इसमें नरेंद्र दामोदर दास की क्या भूमिका है? 2014 से पहले ओवैसी की क्या सीटें थी, क्या प्रेजेंस था? ओवैसी एकमात्र सांसद हुआ करता था। उसके बाद वो हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र पहुंच गया, बिहार पहुंच गया और लगभग आज देश में हर जगह पहुंच गया। जब कांग्रेस की सत्ता रही तो कई कांग्रेसी थे जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वो फले फूले, चाहे वो शरद पवार हो या ममता बनर्जी हो या फिर जो उसके वैचारिक पार्टनर रहे हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, मायावती हो या फिर मुलायम हो। सबको फलने फूलने का मौका मिला। लेकिन बीजेपी के शासनकाल में एक भी हिंदूवादी पार्टी क्यों नहीं आगे बढ़ पाई? क्योंकि जो RSS बीजेपी है
इसका काम यह है कि कोई भी हिंदूवादी हो उसको या तो बदनाम कर दो या तो उसका कमर तोड़ दो। प्रवीण तोगड़िया के साथ क्या हुआ सबको पता है। जफर सर्विसवाला ने कहा था कि अहमदाबाद में बिना विश्व हिंदू परिषद के परमिशन के आप नॉनवेज शॉप भी नहीं खोल सकते थे। आज क्या हालात बन गई। तो वैसे लोगों को दबा दिया गया। जो प्रवीण तोगड़िया इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे उन्हें पहले हटाया गया और इस तरह से उन्हें बदनाम किया गया कि वो हफ्ता वसूली का काम करवाते थे, जो कि सरासर गलत है उतने बड़े व्यक्ति के लिए। तो इनकी यही राजनीति है। ये क्यों ऐसा कर रहा है? आज पीएफआई हो, एसडीपीआई हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की आईएमआईएम हो, सारों का जनाधार बढ़ता जा रहा है। ये आपको क्षणिक फायदे जरूर दे सकते हैं कि आपको लगेगा कि इसे चलो बीजेपी तो जीत रही है, लेकिन लंबे समय के लिए आप देखें तो इसका भारी खमियाजा उठाना पड़ेगा। आज ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा कि कांग्रेस ने कभी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ किया था। मोहम्मद अली जिन्ना को भी इन लोगों ने आगे बढ़ाया, बाद में उसने अपना एक देश मांग लिया। इनका मकसद यह है कि इनको आगे बढ़ाओ ताकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सके और हम चुनाव जीत सके। और ये लोग इन्हें वोट दिलवा भी रहे। आज जितने भी इनके विरोधी हैं क्यों इतने मजबूत हो गए? वो मजबूत हुए नहीं, इन लोगों ने मजबूत किया ताकि वो मजबूत रहेंगे तो वो जहर उगलेंगे और उससे भुनाया जाएगा और जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उससे वोट लिया जाएगा। यही पैटर्न चल रहा है। इस पैटर्न की वजह से इतनी मजहबी गतिविधि बढ़ गई कि आज काउंटिंग करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। हर्षा के भाई ने और बहन जो दोनों सामने आए, उन्होंने कहा कि वो जय श्री राम बोलते हुए मरा है। हमेशा हिंदू हित की सोचता था। अब बात यह होती है कि अगर आप इनको एक्सपोज करते हैं तो इससे हिंदू एकता भंग होती है। जिस बाल्टी में छेद हो उसमें आप पानी नहीं भर सकते, पहले उस छेद को भरना जरूरी है। तो वही उस छेद को भरने का काम हो रहा है। और जब तक आप इनकी सच्चाई को नहीं समझते तो आने वाले समय में भारत के हालात बदतर होते चले जाएंगे। और ये जो भी कर रहे हैं हर जगह अपने राजनीतिक फायदे नुकसान के तहत कर रहे हैं। जहां इन्हें जिस चीज के लिए फायदा है उस चीज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि गुरमीत राम रहीम को ले लीजिए। गुरमीत राम रहीम को एक पत्रकार के मर्डर केस में आजीवन कारावास हुआ था। अभी उसे फरलो मिला हुआ है। जब वो जेल में था तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलने गई थी। बीजेपी को उसने समर्थन कर दिया और हरियाणा सरकार ने जेड+ की सिक्योरिटी दी है, क्योंकि गुरमीत राम रहीम का प्रभाव पंजाब में ज्यादा है। और गुरमीत राम रहीम ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है ताकि जो उसके अनुयायी हैं वो इनको वोट दे सके। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास जी क्या बोलते नजर आते हैं? मित्रों, ये मोदी है, इसके लिए देश सर्वोपरि है, देश के साथ समझौता नहीं करने वाला। चुनाव हारूं या जीतूं, चुनावी नफे नुकसान देखते हुए मोदी कोई फैसला नहीं लेता। देश हित में हर फैसला लिया जाता है। तो शायद मोदी जी ये ना बोल पड़े कि ये जो गुरमीत राम रहीम है ये भी देश हित में लिया गया फैसला है और भक्त इसे भी जस्टिफाई करेंगे। हो सकता है कि इनकी सरकार बन जाए, ऐसी कोई डील हुई हो। अभी तो फरलो मिला है, बाद में उसे जमानत मिल जाए, क्योंकि ये मोदी की महिमा है। अब जब बात इनके तुष्टीकरण की है तो तुष्टीकरण इनका ऐसा नहीं है कि केवल देश में चल रहा है, देश से बाहर भी ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। सोचिए कि इनकी कितनी बड़ी साजिश है। इन्होंने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं पाकिस्तान के रास्ते भेजा है। वो देख लीजिए नजारा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अफगानिस्तान से आता है ना, और गंदम इधर से अफगानिस्तान, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है इन लोग मेरे, शुक्रिया अदा करता। इसके बाद भी कहेंगे कि ये
वैश्विक ख्याति के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये वही तालिबान है जो गजवाए हिंद का सपना देखता है, कश्मीर की आज़ादी की मांग उठाता है, उसे भी गेहूं भेजा जा रहा है। तो ये कब तक चलता रहेगा, ये मेरे संस्कार और ये तेरे संस्कार? ऐसे तत्वों को खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे लोगों को जिंदा किया जा रहा है। उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जो कोई ऐसा दिन नहीं निकलता कि हिंदुओं के ऊपर हमले ना हो, लफ्ज़ जिहाद ना हो, पलायन ना हो, धर्मांतरण ना हो। उसके बाद एक तथाकथित हिंदुवादी संगठन के मुखिया बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि मजहबी लोगों को यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र है? ये किसी दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी को 8 बजे रात को आकर घोषणा कर देना चाहिए। बाकी जिनकी ज़मीर जिंदा है वो इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं और उन्हें भी पता है कि जिन मजहबी लोगों का भरोसा जीता जा रहा है उनका भरोसा कैसे जीतेंगे, जो हर्षा की हत्या तो करते ही करते हैं, उसके बाद उसके पार्थिव शरीर पर भी पथराव किया जाता है। वहाँ बीजेपी की सरकार है, 144 लगा हुआ है। जाहिर सी बात है ही घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए होंगे, उसके बाद भी पथराव होते हैं। तो ये भरोसा कहाँ लेकर जाएगा? ये एक गंभीर चिंता का विषय है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना।